इवनिंग गाइस। आज हम लोग जो है हमारे चैप्टर को फिनिश भी करेंगे, साथ ही कुछ ऐसे क्वेश्चंस को अपन सोल्व करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा ध्यान दें कि जो आज मैं न्यूमेरिकल्स आपको सोल्व करवाऊंगा, एक लो पढ़ेंगे जो बाकी रह गया था अपने चैप्टर का, जिससे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन हमारे से पूछा जा रहा है, उससे साथ ही साथ आज जो हमारा जो मेन जो टॉपिक रहेगा, मेन हमारा जो सब्जेक्ट रहेगा आज का, वो ये रहेगा कि इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को, क्योंकि हमारे पास इस चैप्टर से 5 नंबर के न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, जो आपका 25 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा वो आपके इसी चैप्टर से आएगा। तो आज अपन उन्हीं पैटर्न पे बेसिस पे बात करेंगे जिन पैटर्न्स पे हमारे पास बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चंस आएंगे। ये आप ध्यान रखिए बेटा कि जो मैं जिस पैटर्न के या जिस टाइप के जो मैं क्वेश्चंस आज आपको करवाने वाला हूँ, उस टाइप से बाहर कोई क्वेश्चन आपके पास नहीं जाएगा। केवल आपके पास डाटा चेंज हो सकता है, अदरवाइज उन क्वेश्चंस का पैटर्न चेंज नहीं होगा। जो मैं पैटर्न आज आपको करवाऊंगा वही पैटर्न आपके पास एग्जाम में रहेगा। ठीक है, तो आज के वीडियो को जो है आप पूरा देखें। ठीक है बेटा, अब बात करते हैं अपन जो हमारे पास जो चीज रह गई थी वो रह गया था बेटा लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। समझ में आ गया? आज अपने पास जो टॉपिक रह गया, पहला इसको कंप्लीट करते हैं, उसके बाद अपन न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो देखो लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन क्या है। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, the total energy of an isolated system remains constant। इसने लिखा बेटा टोटल एनर्जी, क्या बेटा टोटल एनर्जी। अब देखो टोटल एनर्जी का मतलब बेटा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास जो है उसकी बात कर रहा है। इसको बोलते हैं बेटा क्या, टोटल एनर्जी। ये हमेशा हमारे पास क्या रहती है बेटा, कांस्टेंट अर्थात रहते हैं ना। तो ये देखो नेक्स्ट लाइन से अपन इसको समझने का प्रयास, इस लाइन को अपन इस लाइन से समझते। देखो एनर्जी कैन नाइदर बी प्रोड्यूस्ड, अर्थात एनर्जी को ना तो बनाया जा सकता, ना तो प्रोड्यूस किया जा सकता है, नॉर बी डिस्ट्रॉयड, अर्थात ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो एनर्जी कैन नाइदर बी प्रोड्यूस्ड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इसी वजह से अपन कह सकते हैं कि हमारे पास जो कोई भी एक आइसोलेटेड सिस्टम है, कोई सा भी सिस्टम हो, उसकी जो टोटल एनर्जी है वो हमेशा मेरे पास रहेगी कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि ना तो एनर्जी को प्रोड्यूस कर पा रहा हूं, ना एनर्जी को मैं डिस्ट्रॉय कर पा रहा हूं। समझ में आ गया? ना मैं प्रोड्यूस कर पा रहा हूं, ना डिस्ट्रॉय कर पा रहा हूं। दैट्स मींस कि मेरे पास जो टोटल एनर्जी रहेगी वो हमेशा मेरे पास क्या रहेगी बेटा, कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट देखो एनर्जी कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन टाइप टू अनदर टाइप, अर्थात एनर्जी को आप केवल और केवल इंटरचेंज कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। फॉर एग्जांपल अपन बात करते हैं, जैसे हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी आती है, हमारे वायर्स के थ्रू हमारे जो हाउसेस के अंदर जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आती है। हम उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जैसे फॉर एग्जांपल अपन इसको घर में बल्ब चालू करें तो अपन देखेंगे कि हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो कन्वर्ट हो गई हमारी लाइट एनर्जी के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट हो गई बेटा, लाइट एनर्जी के अंदर। अर्थात आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर दिया, लाइट एनर्जी के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ रही है आप उसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, हीट एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एनर्जी को केवल वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म ट्रांसफर किया जा सकता है, इंटरचेंज किया जा सकता है। ठीक है, बट आप ना तो उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं, ना आप उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। उसी बेसिस पे लो दिया गया है कि according to this law the total energy of an isolated system remains constant। आई बात समझ में? अर्थात हमेशा कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम है उसकी टोटल एनर्जी, इस वर्ड पे आप बेटा बहुत ज्यादा गौर करेंगे, टोटल एनर्जी हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, जो काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में हो सकती है। ठीक है, एनर्जी कैन नाइदर बी प्रोड्यूस्ड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। The energy can only be transformed from one type to another type। एनर्जी को ना प्रोड्यूस किया जा सकता है, ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, इसे केवल वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म ट्रांसफर किया जा सकता है। एग्जांपल मैंने आपको बता दी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आप लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, हीट एनर्जी में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। समझ में आ गया? तो इस तरीके से अपन इंटरचेंज कर सकते हैं, केमिकल एनर्जी में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। समझ में आ गया? तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको अपन इंटरचेंज कर सकते हैं एनर्जी को, बट ना उसे अपन प्रोड्यूस कर सकते हैं, ना अपन उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास जो टोटल एनर्जी रहती है वो हमेशा कैसे रहती है बेटा, कांस्टेंट। कैसे रहती है, कांस्टेंट। यही हमारे पास क्या है, लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। समझ में आ गया बेटा? इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि आप बाद में इसको रिवाइज कर सकें। ठीक है, अब अपन बात करेंगे हमारा जो मेन टॉपिक आज हमारे पास है, यहाँ हमारा जो है चैप्टर फिनिश होता है। तो आज अपन इस चैप्टर के जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की बात करेंगे बेटा। और ये मैंने कहा आपको पहले ही कहा है कि आज की क्लास में अपन जो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे उनसे बाहर हमारे पास कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा बेटा।
तो न्यूमेरिकल्स को थोड़ा सा ध्यान से देखने का प्रयास करें, ठीक है। 5 नंबर के हमारे पास न्यूमेरिकल आएंगे, 5 नंबर हमारे पास बहुत इजी वे में आएंगे और बहुत इजी तरीके से अपन इनको समझेंगे, ठीक है। अगर आपने एक बार ध्यान से अगर इस चीज को देखा है, बिल्कुल अटेंशन के साथ अगर इस चीज को देखा है, तो बहुत इजी मेथड से अपन समझेंगे किस तरीके से हमारे पास बहुत आसानी से हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो देखो मैं कुछ क्वेश्चंस की बात करता हूं। तो हमारे को कहा गया है एन ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसेस 10 मीटर, मतलब डिस्प्लेस किया गया है, डिस्प्लेसमेंट हुआ उसका कितना 10 मीटर का, when 20 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट, जब मैंने किसी ऑब्जेक्ट पे 20 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया, दैट्स मीन कि मेरे को फोर्स दे रखा है बेटा 20 न्यूटन, कितना दे रखा बेटा 20 न्यूटन मेरे को फोर्स दे रखा है। तो कह रहा है कि ये डिस्प्लेस होता है 10 मीटर, मतलब इसको डिस्प्लेसमेंट मुझे कितना दे रखा बेटा 10 मीटर। कैलकुलेट द वर्क डन, अर्थात आपको वर्क कितना हुआ ये कैलकुलेट करना है, समझ में आ गया। तो अब देखो न्यूमेरिकल्स को सोल्व करने के बहुत इजी हमारे पास तरीका है कि सबसे पहले अगर आप गिवन चीजें लिख लेते हैं कि हमारे को उस क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, तो गिवन लिखते ही आपको सारे फॉर्मूला का पता चल जाएगा कि हमारे पास कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा। देखो जैसे हमने पढ़ा था शुरू की क्लास में, अपन ने इसका फॉर्मूला पढ़ा था, याद करो आप कि फर्स्ट क्लास में अपन जब चैप्टर शुरू किया था तो मैंने इस फॉर्मूले से इस वर्ग की डेफिनेशन समझाने का भी आपको प्रयास किया था। तो ये वही फॉर्मूला, देखो W बराबर मैंने पढ़ा था, नहीं पढ़ा था F डॉट S, ठीक है। तो F और S देगा तो आप ये देख के समझ जाओगे कि मेरे को ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो यहाँ से देखेंगे अपन F की वैल्यू कितनी है हमारे पास 20 और S की वैल्यू कितनी बेटा 10, तो यहाँ मेरे पास जो वर्क आएगा बेटा वो आएगा बेटा 200 जूल, मतलब 200 जूल मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा यहाँ वर्क आ जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन, गिवन चीजें आप लिख लें तो आपको आराम से जो है वो न्यूमेरिकल पता चल जाएगी कि हमारे को न्यूमेरिकल में कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है बेटा, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास F की वैल्यू 20, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 10, दैट्स मींस कि 20 into 10 दैट्स मींस कि हमारे पास क्या आ गया 200 जूल हमारे पास आ गया वर्क। ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन जो हमारे से पूछेगा, ठीक है। एक दो टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको पहले सॉल्व करवा चुका हूं, जैसे एफएस वेर्सिटाइल के बेसिस पर जो मैंने क्वेश्चंस आपको करवाए, वो आप वीडियो को जो प्रीवियस वीडियोस उनको रिवाइंड करके आप देखें, तो एफएस वेर्सिटाइल के बेसिस पर मैंने आपको क्वेश्चंस करवा रखे हैं, ठीक है। तो वो क्वेश्चन आप वहां से समझ। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि ए 60 वोल्ट बल्ब, ये बल्ब हमारे पास कितने वोल्ट का है 60 वोल्ट का, दैट्स मींस की पावर वोल्ट है, दैट्स मींस की पावर दे रखी है, क्योंकि कल अपन ने पढ़ा है कि पावर की यूनिट क्या होती है वोल्ट, पावर की यूनिट क्या होती है बेटा वोल्ट। तो वोल्ट में अगर कोई चीज दे रखी है दैट्स मींस कि हमारे पास क्या है पावर है। तो एक सिंगल बल्ब है जो कितने वोल्ट का है बेटा 60 वोल्ट का, इज यूज्ड 8 आवर्स पर डे, मतलब वो पर डे हमारे पास जो है वो 8 आवर्स इस्तेमाल होता है। तो इन अ डे वो बल्ब कितने आवर्स वर्क करता है बेटा 8 आवर्स वर्क करता है। For 30 days, then what will the energy consumption in electrical unit? तो ये एक दिन में हमारे पास 8 आवर्स वर्क कर रहा है, तो ये कह रहा है कि 30 डेज में, इन 30 डेज में वो हमारे पास कितनी इलेक्ट्रिकल यूनिट खर्च कर देगा। आपको इलेक्ट्रिकल यूनिट फाइंड आउट करनी है कि 30 डेज के अंदर, इन 30 डेज वो कितनी इलेक्ट्रिकल यूनिट खर्च कर देगा, ठीक है। ये आपसे कंजर्व कर देगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो पावर हमारे को कितने रहेगा बेटा 60 वॉट, टाइम हमारे को कितना रहेगा 8 आवर्स, ये पर डे का है कि एक डे के अंदर वो 8 आवर्स वर्क करता है। तो हमारे से 30 डेज का पूछा है, तो हमारे पास यूनिट का फॉर्मूला हमारे पास था बेटा वो था P into T upon 1000। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी आपको चीज समझाई थी कि 1000 का डिवाइड आपको तभी करना है जब आपको पावर किसमें दे रखी बेटा वोट में, पावर किसमें दे रखी हो वोट में, क्योंकि मैंने आपको कहा था यूनिट हमेशा किलो वॉट आवर में कन्वर्ट निकाली जाती है। इस वजह से मुझे इसको वोट को किलो वॉट में कन्वर्ट करना पड़ता है, इस वजह से मुझे यहाँ 1000 का डिवाइड करना पड़ेगा। अगर मेरे को ये वोट ऑलरेडी किलो वॉट में दे रखी होती तो फिर मुझे 1000 का डिवाइड करने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। तो यहाँ से अपन फाइंड आउट करते हैं, यूनिट फाइंड आउट करेंगे बेटा। तो P की वैल्यू कितनी है 60 इनटू टाइम कितना बेटा 8 आवर्स। तो ये तो हमारे पास बेटा एक ही डे का है ना, पूछ कितने दिन का है 30 डेज का, तो इसको फिर 30 से मल्टीप्लाई कर दो, यहां से एक दिन का आ जाएगा, हमारे से कितने दिन का पूछा 30 डेज का, तो 30 से मल्टीप्लाई कर दो 30 डेज का आ जाएगा 1000। यहां से देखो ये जीरो कैंसिल हो गए, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गए, ठीक है। 6 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 48 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा बेटा 144।
बटा 10, हमारे पास 10 बच रहा है ना। दैट्स मींस कि हमारे पास इसके द्वारा जो यूनिट खर्च की जाएगी वो हमारे पास कितनी आएगी बेटा 14.4 यूनिट वो एक मंथ में वो कंजर्व कर देगा। समझ में आ गया। ये हमारे पास जो है वो इस एक सिंगल बल्ब के द्वारा एक मंथ में हमारे पास इलेक्ट्रिकल यूनिट हमारे पास आगे की कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो कंजर्व करेगा एक मंथ के अंदर। ठीक है, तो गिवन से फिर से मैंने देखो गिवन लिखा है कि एक बल्ब है जो कितने वोल्ट का बेटा 60 वोल्ट का। दैट्स मींस कि हमारे पास पावर देगा 60 वोल्ट। टाइम दे रखा है कि एक सिंगल डे के अंदर वो हमारे पास 8 आवर वर्क्स करता है, तो वो 30 डेज में कितना होगा। ठीक है, तो 30 डेज के लिए पूछ रहा हमारे पास, तो हमारे पास पावर का फॉर्मूला क्या था P into T बेटा 1000, तो हमारे पास 60 into 8। ये तो सिंगल डे का है लेकिन पूछ कितने दिन का है 30 डेज का, तो इसको 30 से मल्टीप्लाई करो तो 30 डेज का आ जाएगा बेटा 1000। तो अपन इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास कितनी यूनिट आ गई 14.4 यूनिट। इस तरह के क्वेश्चंस आपसे जरूर पूछा जाएगा बेटा। ठीक है, तो आप थोड़ा सा इस क्वेश्चन को ध्यान से नेक्स्ट हमारे पास थर्ड टाइप का क्वेश्चन आएगा, और ये हमारे से बार बार आपकी डाउट है, मैंने जो कमेंट सेक्शन में देखा था, ये कमेंट सेक्शन में भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है मेरे से कि सर ये क्वेश्चन हमारे को बताओ किस तरीके से हमारे पास पूछा जाता है। ठीक है, तो फाइंड द नंबर ऑफ जूल इन 1 किलोवाट आवर। देखो ये हमारे पास एज ए न्यूमेरिकल नहीं पूछेगा, ये हमारे से सीधा पूछेगा एक सिंगल लाइन का क्वेश्चन। ठीक है, जो हमारे पास एक नंबर का क्वेश्चन आता है हमारे पास, वो क्वेश्चंस में हमारे इस क्वेश्चन को पूछा जाएगा एज ए न्यूमेरिकल, हमारे को इस क्वेश्चन को नहीं पूछेगा वो। ठीक है, तो आप ध्यान रखिए हमारे से सीधा इस तरह के क्वेश्चन पूछेगा फाइंड द नंबर ऑफ जूल इन 1 किलोवाट आवर, कि 1 किलोवाट आवर के अंदर कितने जूल होते हैं। ये सीधी सी बात है, हमारे से पूछना चाह रहा है कि 1 किलोवाट आवर, तो 1 किलोवाट आवर किसकी यूनिट थी बेटा यूनिट जो अपन इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकाल रहे थे ना कि कितनी मंथ में कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो कंजर्व कर देगा। ठीक है, तो उसकी यूनिट थी हमारे पास। ठीक है, तो देखो यहां से बात करते हैं 1 किलोवाट आवर एक वस्तु की बात करते हैं। ठीक है, तो देखो अपन ने पढ़ा था कि 1 किलोवाट आवर हमारे पास होता है 1000 वॉट। 1 किलोवाट किसकी इक्वल होता है हमारे पास 1000, क्योंकि मुझे देखो यहां पूछे इसमें जूल में, तो मुझे इनको वापस इनके ऐसा यूनिट में लाना पड़ेगा, अर्थात मेरे को पावर को किसमें लाना पड़ेगा वॉट में। तो 1 किलोवाट इक्वल टू कितना होता है बेटा 1000 वॉट। फिर हमारे से पूछे देखो टाइम हमारे को दे रखा है किसमें हावर में, तो इस टाइम को हमारे पास जो 1 आवर है उसको हमारे टाइम को किसमें लेना पड़ेगा सेकंड के अंदर। टाइम को आपको किसमें लेना पड़ेगा सेकंड के अंदर। ठीक है, तो हमारे पास देखो 1 आवर में कितनी मिनट होती है 60 मिनट, और फिर मिनट्स को वापस हमारे को किसमें कन्वर्ट करना है सेकंड्स के अंदर, तो फिर से आपको इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे 60 से। दैट्स मींस कि मेरे पास आ गया बेटा 3600 सेकंड्स इन 1 आवर। तो 1 आवर में कितनी सेकंड्स होती है 3600 सेकंड्स। देखो अब ये देखो दोनों आपस में क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहे हैं नहीं हो रहे। दैट्स मींस कि मैं यहां से कह सकता हूं ना, यहां से लिख देता हूं ऊपर 1000 into 3600 किलोवाट। किलोवाट को मैंने किसमें लिखा वॉट में, तो ये हमारे पास आ गया बेटा 1000 into हावर को मुझे किसमें लेना है सेकंड्स में, तो मैंने इसको सेकंड्स में लिख दिया। ठीक है, तो यहां से अपन देखेंगे बेटा, तो देखो 36 और यहां से मेरे पास 2 and 3, इसको मैं किसके फॉर्म में लिख दूं पावर के फॉर्म में into 10 की पावर 5। ठीक है, अब इसको इजी में जो लिखा जाता है वो लिखा जाता है बेटा 3.6 into 10 की पावर 6 जूल। दैट्स मींस कि 1 किलोवाट आवर इक्वल्स टू 3.6 into 10 की पावर 6 जूल। ये आपका एक नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये सीधा सा आपको एक सिंगल लाइन क्वेश्चन पूछा जाता है फाइंड द नंबर ऑफ जूल इन 1 किलोवाट आवर। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए 1 किलोवाट आवर इक्वल्स टू 3.6 into 10 की पावर 6 जूल। देखो 36 को मैंने 3.6 की फॉर्म में लिखा, मेरे को यहाँ एक पावर बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया 3.6 into 10 की पावर 6 जूल हमारे पास आंसर आ गया किसका 1 किलोवाट आवर। तो ये आपको बस सीधा से याद रखना है, इसका डाटा याद रखना है कि सर 1 किलोवाट आवर हमारे पास क्या होता है 3.6 into 10 की पावर 6 जूल। कैसा है ये मैंने आपको बता दिया, अदरवाइज आपको केवल ये चीज याद रखनी है। मैंने कहा ना ऐसे न्यूमेरिकल आपसे वो नहीं पूछेगा, हमारे से सीधा पूछेगा ये क्वेश्चन। ठीक है, आपका आंसर होना चाहिए केवल ये आपको नहीं करना है। समझ में, ये आप थोड़ा सा रखिए। 1 किलोवाट आवर इक्वल्स टू 3.6 into 10 की पावर 6 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ए लिफ्ट रीचेस 300 मीटर हाइट। ए लिफ्ट रीचेस 300 मीटर हाइट। तो हाइट आपको दे रखी है बेटा 300
मीटर। मैंने कहा फर्स्ट आपका काम है गिवन चीजें लिखना। इन 5 मिनट्स, दैट्स मींस कि मेरे को टाइम देगा बेटा 5 मिनट, कि एक लिफ्ट है जो 300 मीटर हाइट पे जाती है कितनी मिनट में? 5 मिनट में, ठीक है। इफ द कंबाइंड मास ऑफ द लिफ्ट एंड द मटेरियल इनसाइड द लिफ्ट इज 1000 kg, ये कह रहा है कि पूरे लिफ्ट का और उसके अंदर रखे हुए सामान का जो मास है वो हमारे पास कितना है? 1000 kg। कितना है? 1000 kg। मेरे को मास का कितना? 1000 kg। देन फाइंड द वर्क डन बाय द लिफ्ट एंड पावर ऑफ द लिफ्ट। फिर ये पूछ रहा है कि इसके द्वारा जो वर्क किया गया वो आप फाइंड आउट करो, पावर जो है वो आप फाइंड आउट करें, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन है कि एक लिफ्ट है, हिंदी में मैं आपको ट्रांसलेट कर देता हूं। एक लिफ्ट है जो 300 मीटर हाइट पे गई है, कितने मिनट में? 5 मिनट में, ठीक है। लिफ्ट और उसके अंदर जो रखा हुआ सामान है उन सब का जो वेट है अर्थात मास है, सॉरी मास है, वो हमारे पास कितना है? 1000 kg। तो ये पूछ रहा है कि वर्क और पावर बताइए उस लिफ्ट की, ठीक है। तो देखो कल वाली क्लास आप रिवाइंड करें, आपको याद आएगा W इक्वल्स टू मैंने आपको कहा था mgh। देखो मेरे को m दे रखा है, h दे रखा है, आया ना? दैट्स मींस कि मेरे को यहां से पता चल जाएगा मेरे पास मुझे वर्क निकालने के लिए मेरे को कौन सा फार्मूला निकालना पड़ेगा? mgh अप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो यहां से अपन बात करते हैं, और g की वैल्यू मैंने आपको हमेशा दे रखी क्या लेना है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर हमारे पास 9.8 भी होता है, तो मैंने कहा था वो तो ब्रैकेट में आपको गिवन करेगा, ठीक है, वो देगा आपको, ठीक है। ना दे तो आपको 10 मान लें, ठीक है। तो यहां से मैं अगर मैं निकालूं तो m की वैल्यू कितनी है? 1000। m की वैल्यू कितनी है बेटा? 1000। मेरे पास जो है हाइट कितनी है? सॉरी g की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 10। और हाइट की वैल्यू कितनी है बेटा? 300। क्या है? 300, ठीक है। तो अब अपन बात करते हैं बेटा, ये तो किसकी बात हो गई? वर्क की। तो वर्क में देखो अब हमारे पास क्या आ गया बेटा? 3, देखो 3, ये हमारे पास 60 यहां पर, ठीक है। तो mgh ये हमारे पास होगा बेटा। m की वैल्यू हमारे पास कितनी थी? 1000। g की वैल्यू मेरे पास कितनी है? 10। और हाइट मेरे पास कितनी आ गई? 300 मीटर, ठीक है। तो यहां मेरे पास वर्क आ गया बेटा जूल। अब मैंने आपको कहा था पहले भी कि अगर अबाउट टू 1000 आपके पास वर्क आता है जूल के अंदर, तो आप मैंने कहा था उसको किलो जूल में आपको लिखना है, ठीक है। तो किलो जूल में लिखने के लिए यहां पे इसका डिवाइड करेंगे बेटा 1000 का डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ गया बेटा 300 किलो, सॉरी 3000 किलो जूल। ये हमारे पास क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा हमारे पास वर्क ये हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं, हमारे से पूछ रहा है बेटा किसकी? पावर की। इसके बाद पूछ रहा है बेटा पावर की, ठीक है। तो पावर के लिए हमारे पास P पर इक्वल टू था हमारे पास W अपॉन T। पावर के हमारे पास फॉर्मूला क्या था? W अपॉन T। ये हमारे पास क्या था? फॉर्मूला था, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं तो W मैंने अभी निकाला है, यार देखो यहां आपको जूल में रखना है, W का है यहां आपको क्या रखना है? जूल। अगर आप किलो जूल में भी रखते हैं तो सीधा सा आपका आंसर किलोवाट में आ जाएगा, ठीक है। वो तो बाद में भी आपको इंटरचेंज करना पड़ेगा किलोवाट। तो अगर आप यहां लिखते हैं सीधा तो फिर आपको इसको किलोवाट में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, इसका आंसर सीधा किसमें आ जाएगा? किलोवाट में, ठीक है। तो हमारे पास यहां से जो मैं लिख देता हूं सीधा ही किलो जूल में, मैं यहां आपका वर्क लिख देता हूं, ठीक है। प्लस हमारे पास टाइम देखो यहां देगा 5 मिनट, लेकिन मैंने अभी आपको कहा कि टाइम को आपको किसमें लेना है? सेकंड में। तो यहां से इसको हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 300 सेकंड। क्या जाएगा बेटा? 300 सेकंड। क्योंकि मैंने आपको कहा टाइम को आपको मिनट में नहीं लेना है, टाइम को आपको सेकंड में लेना है, ठीक है। तो यहां से आ गया मेरे पास 300, 2 0 से 2 0 कैंसिल, यहां से रहेगा हमारे पास 10 किलोवाट। वोट में नहीं आएगी पावर, हमारे पास पावर यहां की आएगी किलोवाट में, क्योंकि मैंने जो वर्क लिया वो किसमें लिया है? यहां किलो जूल में लिखा है। यहां वर्क किसमें लिखा बेटा? किलो जूल में मैंने वर्क को लिखा है। तो मेरे पास जो पावर आएगी वो भी किसमें आएगी? किलोवाट में। तो मेरे पास वर्क कितना आया? 3000 किलो जूल। किस तरीके से? mgh का फॉर्मूला लगा है, m की वैल्यू रखी मैंने, m कितना 1000, g की वैल्यू रखी मैंने 10, हाइट की वैल्यू रखी मैंने, तो ये हमारे पास हो गया। ये मेरे पास आएगा जूल में। मैंने कहा जब भी आपके पास 1000 के अबव आता होगा जूल के अंदर तो आप उसको किलो जूल में करना है, दैट मींस कि उसको 1000 का डिवाइड करके आप उसको किसमें कन्वर्ट कर लेंगे? किलो जूल। तो 1000 का डिवाइड किया तो मेरे पास कितना आ गया? 3000 किलो जूल। अब हमारे पास P का फॉर्मूला है W अपॉन T। P का फॉर्मूला क्या था? W अपॉन T। देखो W मैंने यहां से निकाल लिया, W मैंने यहां से निकाल लिया, इसका मतलब मेरे पास क्या है? T की वैल्यू रखनी है क्या? तो T मेरे पास क्या रहेगा? मिनट में। तो मिनट में इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? सेकंड में। सेकंड में हमारे पास आ गया
ये तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 10 किलो वॉट। ठीक है, ये हमारे पास टाइप होती है, ये कॉमन टाइप है जो बहुत बार आपसे एग्जाम पूछी जाती है और बहुत ज्यादा चांसेस आपके एग्जाम में आने के। ठीक है बेटा, थोड़ा सा इस टाइप पे भी आप गौर करें। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है बेटा, एक क्वेश्चन और हमारे पास है, इसको अपन देख लेते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन हमारे पास है, वैसे तो हमने करवा दिए, लेकिन एक क्वेश्चन हमारे पास और है। सुरेश एंड रमेश हमारे को दे रखे दो पर्सन दे रखे हैं। फर्स्ट हमारे को दे रखा बेटा कौन, सुरेश, और सेकंड पर्सन हमारे को दे रखा बेटा रमेश। फर्स्ट दे रखा सुरेश, सेकंड हमारे को दे रखा बेटा रमेश। क्लाइंब ए 50 मीटर हाइट, सॉरी 50 मीटर हाई हिल, मतलब आपको हाइट दे रखी है 15 मीटर। कितनी बेटा, कोई हिल है, पहाड़ी है जिसपे 50 मीटर है उसकी हाइट। रमेश डज द वर्क इन 19 सेकंड, तो रमेश के हमारे को जो टाइम दे रखा वो दे रखा 19 सेकंड। तो रमेश जो है वो इस 15 मिनट की हाइट को कितनी सेकंड में क्लाइंब कर जाता है, 19 सेकंड में क्लाइंब कर जाता है। while सुरेश कंप्लीट दिस वर्क इन 15 सेकंड, जबकि सुरेश इसको चढ़ने में कितनी सेकंड लेता है बेटा, 15 सेकंड। मतलब इस हाइट तक जाने में सुरेश 15 सेकंड का टाइम लेता है और रमेश हमारे पास 19 सेकंड का टाइम लेता है। एक बोथ ऑफ देम हैज मास 30 kg, दोनों का ये कह रहा है कि मास कितना है 38 kg, सॉरी कितना है 38 kg हमारे पास है। ईच ऑफ देम फाइंड द पावर यूज्ड बाय बोथ ऑफ देम, तो ये हमारे से पूछ रहा है बेटा क्या, पावर। रमेश की भी पूछ रहा है और सुरेश की भी पूछ रहा है। ठीक है, हाइट कितनी हमारे पास 15 मीटर। ठीक है, वेट दोनों का ही, सुरेश का भी 38 kg है, रमेश का भी कितना बेटा 38 kg, और कितनी हाइट पे चढ़ते हैं 15 मीटर हाइट पे चढ़ते हैं। चढ़ने में सुरेश कितना टाइम लेता है 15 सेकंड्स का, रमेश कितना टाइम लेता है 19 सेकंड्स का। तो पहले अपन निकाल लेते हैं पावर यूज्ड बाय सुरेश। पहले अपन किसके लिए निकालते हैं बेटा, सुरेश के लिए। तो यहां हमारे पास आएगा बेटा P = mgh/T। तो ये मेरे को मास और हाइट दे रखी है और टाइम दे रखा है, तो ये आपको इस फॉर्मूला अप्लाई करना है W/T। तो W = क्या था mgh, जब प्रीवियस क्वेश्चन देगा ना हमारे पास पावर का सीधा फॉर्मूला लगा सकते हैं क्या, mgh/T। इसके लिए क्या देखो m कितना है 38, g की वैल्यू 10, h कितनी है 15 मीटर, और सुरेश कितना टाइम दे रहा है 15 सेकंड्स। तो 15 से 15 कैंसिल, तो यहां से हमारे पास आ गया इसका कितना बेटा 380 वोल्ट। तो सुरेश की जो पावर होगी वो कितनी लगेगी उसको 380 वोल्ट। अब बात करते हैं कि पावर यूज्ड बाय रमेश, कि पावर जो है वो रमेश के द्वारा कितनी पावर जो है इस्तेमाल की जाएगी या यूज की जाएगी। इसके लिए वही फॉर्मूला P = mgh/T। रमेश की मास कितना है वही 38 kg है, g की वैल्यू वही हमारे पास कितनी है 10, प्लस हमारे पास जो हाइट दोनों की वही है 15 मीटर चढ़ रहे हैं दोनों, लेकिन इसने जो टाइम लिया वो कितने सेकंड का लिया बेटा 19 सेकंड का टाइम इसने लिया। टाइम इसका चेंज है कि इसने चढ़ने में कितना सेकंड का टाइम लिया 9। तो यहां से उसको मल्टीप्लाई करके सो डिवाइड करेंगे 2 को अपन मल्टीप्लाई 10 को अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ गया बेटा 300 जूल। कितना गया 30, और 30 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे 10 से, तो ये हमारे पास कितना आ गया बेटा 300 जूल। दैट्स मींस कि सुरेश के द्वारा पावर इस्तेमाल की जाएगी 380 वोल्ट और रमेश के द्वारा जो पावर इस्तेमाल की जाएगी वो कितनी होगी बेटा 300 जूल, सॉरी वोल्ट। हमारे पास क्या है बेटा वोल्ट। पावर को आपका यूनिट आपको याद रखनी है बेटा वोल्ट। ठीक, तो ये हमारे पास इस तरीके से जो है क्वेश्चन पूछे बेटा, इस फॉर्मूले पे बेसिस आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे पावर के। ठीक है, पावर के क्वेश्चंस आपको ध्यान रखना है, mgh/T वाले फॉर्मूले से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चंस थे आज के न्यूमेरिकल्स। तो थोड़ा सा इन क्वेश्चंस पे गौर करें क्योंकि 5 नंबर के क्वेश्चंस आपके पास यहाँ आ रहे हैं। ठीक है, इस लेक्चर का आप ध्यान से ठीक है।